नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट राजेश कातोरे। आज की ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे जब 498A की कंप्लेंट रजिस्टर होती है, एफआईआर रजिस्टर होती है, तो एंटीसिपेटरी बेल हम कैसे ले सकते हैं। इसके लिए एंटीसिपेटरी बेल 438 सीआरपीसी के तहत उसका प्रावधान किया गया है। जब कोई भी 498A की कंप्लेंट या फिर एफआईआर ये रजिस्टर होती है तो आपके नज़दीकी मतलब जो भी पुलिस स्टेशन में वो कंप्लेंट या एफआईआर दर्ज है उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में आने वाले सेशंस कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हो। एंटीसिपेटरी बेल ये होता है कि जब आपको रिजनेबल एप्रीहेंशन होता है कि कोई भी नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको अरेस्ट हो सकती है। एक बेल वो होता है जो आपको अरेस्ट होने के बाद में बेल मिलती है, लेकिन अरेस्ट होने से बचने से आपको एंटीसिपेटरी बेल हेल्पफुल होता है। वो सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों कोर्ट को कॉन्करेंट पावर्स दी गई है, तो दोनों कोर्ट में से कोई भी कोर्ट में आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस ये देखा गया है कि पहले हम सेशंस कोर्ट में अप्लाई करते हैं ताकि अगर हमारा एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट भी हो जाए तो हमें वापस से हाई कोर्ट में जाने का मौका मिल सके। रही दूसरी बात, हमारे को ये जाननी पड़ेगी कि क्या एफआईआर रजिस्ट्रेशन ये मैंडेटरी है। बहुत बार ये भी देखा गया है पर्टिकुलरली 498A की कंप्लेंट के बारे में कि पहले कंप्लेंट दाखिल होती है, उसमें काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग होने तक उसका एफआईआर में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होता है। तो क्या एफआईआर रजिस्ट्रेशन ये एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए मैंडेटरी है? तो उसमें अगर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखें तो गुरुबख्श सिंह जो लैंडमार्क जजमेंट है वो जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज नॉट मैंडेटरी फॉर इवन अप्लाइंग फॉर द एंटीसिपेटरी बेल। तो अगर कोई भी रीजनेबल एप्रीहेंशन आपको होना जरूरी है, कोई भी कंप्लेंट ऐसी हो जहां पे आपको एप्रीहेंशन है वो भी रीजनेबल है और आप कोर्ट को दिखा सके कि आपको अरेस्ट हो सकती है, तो विदाउट एफआईआर भी आपका एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन एंटरटेन किया जा सकता है और उसी के साथ आपको मिल भी सकता है। इसलिए अभी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर एंटीसिपेटरी बेल हमें मिलना है तो कोर्ट कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कंसिडर करती है पर्टिकुलरली 498A के केसेस में। तो सबसे कॉमन एलिगेशन 498A के केसेस में होता है कि रिकवरी ऑफ द श्रीधन, मतलब जो भी गोल्ड ऑर्नामेंट पर्टिकुलरली गोल्ड ऑर्नामेंट जो भी गिफ्टेड होते हैं पत्नी को, तो वो एलिगेशन करती है कि एट द टाइम ऑफ सेपरेशन ये सब ऑर्नामेंट्स उससे निकाल लिए गए और उसकी वजह से ये ऑर्नामेंट्स अभी उसके हस्बैंड और इन लॉज के कस्टडी में और वो ऑर्नामेंट्स उसी को चाहिए। इसके लिए हमको उनकी अरेस्ट होना ज़रूरी है, अदरवाइज वो रिकवर नहीं हो सकते। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये टाइम एंड अगेन बहुत सारी हाई कोर्ट्स ने भी ये क्लियर कर दिया है कि जो 498A का पीनल प्रोविजन है तो वो पीनल प्रोविजन आप रिकवरी प्रोसीडिंग में उसको नहीं कन्वर्ट कर सकते। इसका मतलब कि श्रीधन की रिकवरी के लिए आप इंसिस्ट नहीं कर सकते हो अरेस्ट के लिए, और वो भी जजमेंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उसी के साथ में दूसरा कॉमन एलिगेशन आता है कि ह्यूज एक्सपेंडिचर इन मैरिज। ये भी एलिगेशन किया जाता है कि मैरिज में बहुत सारे एक्सपेंसेस हुए तो वो रिकवर करने। इसके बारे में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और वेरियस हाई कोर्ट्स ने ये अपने जजमेंट्स में कहा है कि मैरिज एक्सपेंस जो है वो डेफिनेटली विल एंड विश ऑफ द पार्टीज होती है। ये डिपेंड करता है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर। हमेशा मैरिज में होने वाला ह्यूज एक्सपेंडिचर ये डाउरी अमाउंट हो ऐसा नहीं कहा जा सकता है, और उसी को पकड़ते हुए ये भी कहा है कि अगर वो डाउरी अमाउंट नहीं है तो उसके रिकवरी के लिए आप 498A का इस्तेमाल नहीं कर सकते और हस्बैंड और इन लॉज को कस्टडी में भेजो ऐसा भी नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपको हेल्पफुल साबित होंगी एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए। तीसरी चीज़ होती है जो भी कस्टडियल इंट्रोगेशन आपका ज़रूरी है, कि जैसे मैंने ये दोनों चीज़ों के लिए बताया। अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि कोई अगर रॉबरी होती है और कोई भी चोर अगर पकड़ा जाता है तो पुलिस के द्वारा ये आर्ग्यूमेंट किया जाता है कि इसने जो भी रॉबरी की है, जो स्टोलन आर्टिकल्स है, वो रिकवर करने के लिए हमको इसकी कस्टडी चाहिए, इसको अरेस्ट करके पुलिस कस्टडी दे दो। ऐसा ही श्रीधन के लिए या फिर मैरिज एक्सपेंसेस के लिए ये और डाउरी अमाउंट के लिए क्या कस्टडियल इंट्रोगेशन जरूरी है क्या? ये भी एलिगेशन किया जाता है कि बहुत सारी डाउरी या फिर इन द फॉर्म ऑफ मनी ये डाउरी अमाउंट हमने दी है और उसके रिकवरी के लिए भी इनकी कस्टडी की ज़रूरत है। लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है
कि डाउरी अमाउंट हो, चाहे श्रीधर हो, चाहे मैरिज एक्सपेंसेस हो, ये सब डिस्प्यूटेड मुद्दे हो सकते हैं। और अगर ये डिस्प्यूटेड मुद्दे हैं तो इसको डिसाइड करने के लिए ट्रायल की आवश्यकता है, और ये एंटीसिपेटरी बेल या फिर अरेस्ट का प्रायोरिटी नहीं बन सकते। इसको आप रिकवरी प्रोसीडिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये चीजें आपको हेल्पफुल साबित होंगी। अभी और एक कॉमन एलिगेशन होता है, जैसे ये देखा गया है कि 498A के केसेस में एंटायर फैमिली मेंबर्स को ड्रैग किया जाता है, लेकिन उसमें से बहुत सारे फैमिली मेंबर, जैसे कोई पति की बहन हो, वो अपने हस्बैंड के साथ शादी करके दूसरी जगह पे रहती है, मतलब सेपरेट रेसिडेंस होता है। तो बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर्स होते हैं कि जिनकी ओकेजनल विजिट्स होती है और सेपरेट रेसिडेंस होता है। तो सेपरेट रेसिडेंस और ओकेजनल विजिट्स ये भी कंसिडर किया गया है ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट ने। इवन एंटीसिपेटरी बेल के वक्त भी कंसिडर किया गया है, एज वेल एज क्वैशिंग ऑफ एफआईआर के वक्त भी उन्होंने ये कंसिडर किया है। फिर इंपॉर्टेंट चीज आती है कि क्या देयर इज डिले इन फाइलिंग द कंप्लेंट। बहुत बार ये देखने के लिए देखा गया है कि बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं 4 साल पुराने, लेकिन 2-2 साल, 1-1 साल, 1.5 साल के बाद में कंप्लेंट फाइल किया जाता है। सो अगर इनऑर्डिनेट डिले है और वो डिले एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो ये भी फैक्टर कोर्ट कंसिडर कर सकता है, और ये फैक्टर के चलते भी आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है। उसके बाद में कोर्ट्स ने ये भी देखा है कि वेदर कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आप लोगों में पेंडिंग है या नहीं। ये भी देखा गया है कि 498A की कंप्लेंट दाखिल होने से पहले हस्बैंड के द्वारा डिवोर्स पिटिशन पेंडिंग होता है, या फिर वाइफ के द्वारा मेंटेनेंस एप्लीकेशन पेंडिंग होती है, या फिर कस्टडी का एप्लीकेशन पेंडिंग होता है। तो कोर्ट ने ये कंसिडर करते हुए बहुत बार ये भी ऑब्जर्व किया है कि अगर मैट्रिमोनियल नेचर ऑफ डिस्प्यूट है और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स ऑलरेडी पेंडिंग है, तो इसको काउंटर ब्लास्ट करने के लिए भी शायद ये कंप्लेंट दाखिल की गई होगी। इसलिए जो भी 498A और अलाइड डाउरी के सेक्शन से कंप्लेंट दाखिल करते हैं, उसमें एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है, इस बात के चलते कि प्रीवियस कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स अगर आपके बीच में पेंडिंग है। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस टाइम्स पे कंसिडर किया है कि वेग एंड जेनरिक एलिगेशंस, मतलब बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को पार्टी किया जाता है, आरोपी बनाया जाता है, और उनके खिलाफ कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं होते। बहुत सारे एलिगेशंस वेग होते हैं और जेनरिक एलिगेशंस होते हैं। तो ये विदाउट स्पेसिफिक एलिगेशंस भी 498A को क्वैश किया है, और इसी के साथ एंटीसिपेटरी बेल मिलने के लिए भी ये सारी चीजें आपको हेल्पफुल हो सकती है। तो आज के वीडियो में हमने ये सुना कि एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन कहाँ कैसे फाइल करना है, सेकेंडली क्या एफआईआर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है क्या एंटीसिपेटरी बेल फाइल करने के लिए और मिलने के लिए, उसी के साथ में कौन कौन सी चीज़ें हेल्पफुल होंगी, कौन कौन सी चीज़ें कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल के टाइम पे कंसिडर की गई है। आगे वाले वीडियो में हम लोग इन्वेस्टिगेशन के संदर्भ में बात करेंगे। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।